मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। कोटिल एकेडमी ने समय समय पर अपने शिक्षा के माध्यम से कई अलग अलग लोगों को शिक्षा के माध्यम से अलग अलग लोगों को डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर और आज तो मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जो डबल डिप्टी कलेक्टर बनकर के सामने आई है। और ख़ास करके अगर मैं आपको बताऊं तो MPPSC 2019 की परीक्षा के परिणाम के रिजल्ट सामने आए थे, जिसमें कोटिल एकेडमी ने एक अलग इतिहास रचा है। आज मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि किस तरीके से उन्होंने इस परीक्षा को क्लियर किया है और आगे वो अब कैसे इस पर काम करेंगी। सिमी यादव आज मेरे साथ है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप चयनित हुई हैं। कैसे देख रही है अपने आप को और कितनी खुशी लग रही है आज आप? देखिए मैम, डेफिनेटली मेहनत बहुत की थी, तो आज परिणाम आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं सेलेक्ट हुई। कितने साल का संघर्ष रहा आपका? चूँकि डिप्टी कलेक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, कई लोग लगातार मेहनत करते हैं फिर भी विफल हो जाते हैं। इस सफलता के आयाम को कैसे छुआ? मेरा ये जो सफ़र था वो 2017 से स्टार्ट हुआ था और 2023 आज है, जब हम 2023 में खड़े हैं, तो लगभग 6 साल का ये सफ़र रहा। बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन सटीक रणनीति, सटीक मार्गदर्शन से ये हो पाया। आज कोटिल अकादमी को आप क्या कहेंगे? कोटिल एकेडमी में खास करके जोशी सर ने इंटरव्यू के समय तो बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया था। उनकी बताई गई छोटी छोटी जो बारीकियां थी, जहाँ पे इंटरव्यू रूम में हम बैठे थे तो वो चीज़ें हमें याद आती थी, तो बहुत उसमें हेल्प मिली थी मैम। सिमी, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जब आप डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं? जी मैम, 2019 का प्रोसेस लेट हो गया था, उसका रिज़ल्ट लेट आया, तो 2019 मेरा पहला प्रयास था जिसका रिज़ल्ट आज आया है। और 2020 की जो MPPSC एग्ज़ाम थी उसमें भी मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही हुआ था, पर चूँकि बैच से सीनियरिटी की वजह से मैंने 2019 का इंटरव्यू दिया था और 2021 का मेंस भी मुझे देना था मैम, लेकिन जब 20 का फाइनल रिज़ल्ट आ गया था तो फिर मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई रोक दी थी। सिमी, कई बच्चे ऐसे हैं जो इस पद पर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हैं लेकिन वो सफलता के आयाम नहीं छू पाते और मौत के घाट उतर जाते हैं। इससे हमने कई केसेस देखे। आज आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? देखिए, जीवन में सफलता और असफलता जो है वो उतार चढ़ाव सभी के जीवन में होते हैं। चूँकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो स्टूडेंट्स को इसको एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर लेना चाहिए। MPPSC या UPSC कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम हो, पर वो किसी के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर आप असफल हो गए हैं, जाहिर सी बात है लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं तो सभी थोड़ी ना पास हो सकते हैं, केवल कुछ सैकड़ों स्टूडेंट ही सफल होते हैं। तो जो बच्चे असफल हो गए हैं, मैं उनकी मनस्थिति समझ सकती हूँ, क्योंकि 2018 में मैं भी इस सफ़र से गुजरी हूँ, जब मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फाइनल सिलेक्शन में 1 नंबर से बाहर हो गई थी। लेकिन उस समय मैंने अपने आप को संभाला था, मुझे बुरा लगा था, 7 दिन बुरा लगा था, 15 दिन बुरा, 1 महीना बुरा। लेकिन अगर मैं उसको तनाव में ले लेती या मैं कुछ गलत कदम उठा लेती तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। तो मैं अपनी सफलता से आगे बढ़ी, उसको सीख कर आगे बढ़ी, तो यही सीख भी मैं सारे बच्चों को देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई है आपको साधना न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से। आप लगातार इसी तरह कार्य करती रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप पूरे मध्य प्रदेश का और आगे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, आप इसका नाम रोशन करें। मंडलोई और विधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूँ, पूर्वा मंडलोई, चूँकि पूर्वा मंडलोई एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, लोग सोचते हैं कि वो एक बार डिप्टी कलेक्टर बने, लेकिन पूर्वा ने 2 बार डिप्टी कलेक्टर बन के अपने आप में इतिहास रच दिया है। आज मेरे साथ वो मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई पूर्वा आपको, और थैंक यू सो मच कि आप अपना समय मुझे दे रही हैं, इतना कीमती समय। लोग एक बार डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाते, आपने 2 बार बन गई। कैसे ये इतिहास को कैसे रचा? मैम, सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू जो एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम अपनी जो बातें हैं वो कई बच्चों के समक्ष रख सकते हैं। सबसे पहली बार 2 बार डिप्टी कलेक्टर बनने का मैम ये कारण रहा था, मुझे बनना तो एक ही बार में था। 2019 मेरा प्रथम प्रयास है, जिसमें मैम मैं यही चाहती थी कि मुझे पहले ही प्रयास में अपने डिप्टी कलेक्टर का पद मिले, लेकिन मैम उसका रिज़ल्ट 2020 के बाद आया है और 2020 का रिज़ल्ट पहले आ गया था, जिसमें भी मुझे डिप्टी कलेक्टर का ही पद मिला था। तो मैम 19 के बाद मैंने लगातार तैयारी रखी थी अपनी। 2019, 20, 21 और 22 का भी एग्ज़ाम था मेरा, लेकिन 20 में सिलेक्ट होने के बाद 21-22 नहीं दिया था। तो कंटिन्यू तैयारी के कारण मैं दोनों बार मैम डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। पूर्वा, कैसे करती थी आप अपनी पढ़ाई? मैम
मैं लगातार बस मेरा एक ही काम रहता था, मुझे ये पता था कि यार अपना जो भी थोड़ा बहुत काम होता है डेली रूटीन का, वो करने के बाद जितना ज़्यादा समय हो सके मैं केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही देती थी। चाहे फिर मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे, वो मैटर नहीं करता था। जो भी टारगेट्स होते थे, मेरे अपने प्लान्स होते थे, वो मुझे अचीव करने रहते थे। तो मैम इसी तरह बस लगातार डट के तैयारी करी थी मैंने अपनी। कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि पूर्वा ने जो पढ़ाई करी है वो कौटिल्य एकेडमी के बेस पे करी है या वो सोशल मीडिया से भी लगातार अपने बुकों को देखती रहती थी, पढ़ाई वहाँ से भी करती थी? मैम मैं बताना चाहूँगी कि कौटिल्य एकेडमी से मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान जुड़ी थी। बाकी जो अपनी तैयारी थी मैम, वो मैंने शुरुआत में एक संस्था से मैं जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने मिलके 90% सेल्फ स्टडी की है पूरी तरह से, और अलग अलग संस्थाओं में जाके टेस्ट दिए हैं। तो इसके माध्यम से मैम मैंने तैयारी करी थी। और रही बात सोशल मीडिया की, तो इंटरनेट के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ अपना तैयार किया था। यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे काफ़ी सारे समझने के लिए। साथ ही ट्विटर का मैं सहारा लेती थी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह या योजनाएं और जो भी प्लान्स होते थे उन सब के लिए। तो इस तरह से मैम मैंने अपनी तैयारी करी थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर परिवार फंक्शन सब कुछ छोड़ना होता है जब हमको इस तरीके की पढ़ाई करनी होती है, तो पूर्वा ने क्या क्या छोड़ा? मैम मैंने तो लगभग फंक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ों को अवॉइड ही किया था, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। मैं यही सोचती थी कि यार मैंने अपने आप को 2 साल दिए हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो 2 साल बिल्कुल मैं सीक्रेटली अपनी तैयारी करती हूँ। सारे फंक्शन और जो भी चीज़ें होती है वो बाद में भी हम कर सकते हैं, तो उन सब पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, अवॉइड किया था। कई लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन आज रिज़ल्ट आया है तो काफ़ी खुश है सभी। तो मैम फंक्शन वगैरह ये कुछ भी मैंने अटेंड नहीं किए थे। इवन अपना खुद का बर्थडे भी मैं ज़्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं करती थी। बस ठीक है, मेरी बहनें रहती है साथ में, दोस्त है, तो केक वगैरह काट लेते थे, बाकी पार्टी वार्टी है कुछ भी नहीं, सब कुछ। अब डीसी तो बन गई हैं आप, लेकिन ज्वाइनिंग का क्या? चूँकि आप तो 2 बार की डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं, लेकिन ज्वाइनिंग शायद आपकी अभी तक नहीं हुई है। जी मैम, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल ही रही है लगातार, और अब 2019 का भी रिज़ल्ट आ चुका है मैम। तो दोनों का अब संयुक्त रूप से जो भी आगे की प्रक्रिया होती है और जिसकी भी पहले ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग मैं लेना चाहूँगी मैम। आज के युवाओं को क्या संदेश दें? आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सारे युवाओं में काफ़ी ऊर्जा है और सभी अपना जो भी लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए काबिल है। बस एक ही शर्त है उसके लिए कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, या फिर किसी के पास संसाधन नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है मुझे जहाँ तक लगता है। बस मैटर एक ही चीज़ करती है कि आपने जो भी टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए आप कितना समर्पित हैं, कितना डेडिकेशन से उस काम को करते हैं, और कितनी चीज़ों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने पे ध्यान देते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहा है बिल्कुल लगन से, पूरी मेहनत से, खुद पे भरोसा रख के लगातार अपनी तैयारी को करते रहें तो वो एक दिन ज़रूर सफल होगा। थैंक यू सो मच पूर्वा, थैंक यू फॉर गिविंग सम टाइम, थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ मौजूद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुए, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। दांगी जी, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मतलब एक बहुत बड़ा वर्डन ये था, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है वो लगभग 5 साल के बाद आया है। एक्चुअली हम प्रोसेस में तो बहुत टाइम से थे, और मेरे साथ तो इसलिए भी दिक्कत थी क्योंकि 2020 का भी इंटरव्यू दिया था मैंने, बट मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हो पाया था। तो वो एक बड़ा वो था 19 में जब सिलेक्शन हुआ, तो बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ और बहुत ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, अभी फाइनली इन्जॉय कर रहे हैं ये दिन। पोस्टिंग का क्या सीन रहेगा, लेकिन अब कब आपको पोस्टिंग मिलेगी? मैम अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी 1-2 महीने, मतलब मार्च एंड तक जॉइनिंग और पोस्टिंग हो सकती है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैम अगर देखें तो अगर सक्सेस में सबका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेनली अगर हम देखें तो सबसे पहले तो माता पिता हैं, और उसके बाद मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब आपका फेज़ ऐसा होता है डिप्रेशन का, क्योंकि मैं पहले ज्वाइन एक पोस्ट में सेलेक्ट हो चुका था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा था, फिर उसके बाद से बहुत टाइम हो गया था। तो उसके बाद से एकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं यहाँ का एक मेंबर भी रहा हूँ फैकल्टी मेंबर के रूप में। उसके बाद भगवान अगर मैं देखूँ तो मतलब मेरे आराध्य जो हैं वो बजरंगबली हैं, इनने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है। जब भी मैं थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि मुझे सेल्फ डाउट होता था, तो मैं जाके बैठ जाता था और मुझे बात करनी है उनसे, मतलब मैं मांग नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो उनका सब कुछ था। कल भी रिज़ल्ट आने वाला था, तो कल भी मैंने उनसे बाकायदा बात करी कि भाई रिज़ल्ट आने वाला है, आपने ही पेपर दिया है, मैंने कोई पेपर नहीं दिया, अब आपको देखना है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत पॉजिटिव लोगों का कंट्रीब्यूशन है।
मेरा सबसे अंत में कंट्रीब्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि 99% कंट्रीब्यूशन वो एटमॉस्फेयर का होता है। आपका 1% कंट्रीब्यूशन, आपको काम करना था, आपने काम कर दिया। अजय, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब क्योंकि कोई भी बच्चा जब सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, आपके दिमाग में क्या टारगेट? मैम, मैं एक्चुअली सिविल सर्विस की स्टार्टिंग मैंने शुरू से नहीं की थी। मैं डिफेंस एस्पायरेंट रहा स्टार्टिंग में। मैंने CDS और NDA निकाला, उसके बाद फिर SSB मेरा इंटरव्यू में वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने RRB NTPC रेलवे में मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा। 2018 से, क्योंकि मेरी घर में इसका माहौल है, मेरी सिस्टर भी AD है अभी, तो मेरे को पता पड़ा कि यार चलो सिविल सर्विस कर लेते हैं। बट कई लोगों ने बोला था कि भाई सिविल सर्विस देखने में इजी है, बट इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। स्टार्टिंग में लगता था कि यार 1 साल में कर लेंगे, बट फाइनली चैलेंजेस ये थे, सीट्स कम आती हैं एक तो, एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और तीनों प्रोसेस में आपको क्वालिफाई करना है। तो सेल्फ डाउट की कंडीशन थी, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे नहीं थे, कि मैं स्टार्टिंग से एस्पायरेंट नहीं रहा। अच्छी बात ये थी कि कुछ सीनियर्स का गाइडेंस मिल गया था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद से नहीं करनी पड़ी, और घर में भी थोड़ा सा माहौल था, तो वो भी बेनिफिट हुआ मेरे लिए। अजय, आप मानते हैं कि एज अ मेल कंटेस्टेंट या एज अ मेल अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कई सामाजिक लोग तरीके से भी लोग आपको बोलते हैं, परिवार में भी लोग कहते हैं कि बस हो गया, अब कितना करोगे, अब रुक जाओ क्योंकि आगे आपके ऊपर कई जिम्मेदारियाँ, क्या ये भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैम, ऑब्वियसली बात है कि एज के बाद आपको ये सब चैलेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आप अगर 21-22 साल में हो तो आप रिस्क ले सकते हो, आपसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट जैसी आपकी एज 25 प्लस होती है, वैसे ही आपके पास अलग अलग फाइनेंशियल प्रेशर्स, एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है, करियर सिक्योरिटी। कई सारे लोग जो आपके पहले अप्रिशिएट करते थे, वाह यार आप तो सिविल सर्विस कर रहे हो, वही लोग ना डाउट करते हैं आप पे कि भाई इस इंसान का ना 4 साल से नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ों को डील करना, साथ में अब एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने सिविल सर्विस चुन लिया, बट इसकी प्रोसेस लंबी है। अब मेरे साथ में कई क्लासमेट्स रहे हैं, उनने प्राइवेट जॉब कर रही हैं, कई लोग कोई दूसरे फील्ड से छोटे एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। तो पैरेलल आप ये देखोगे, कोई घूम रहा है, कोई शादी कर रहा है, और आप बड़े बड़े मौक़ों पे पढ़ रहे हो। तो वो चीज़ों को फेस करना, पर अल्टीमेटली एक चीज़ याद रखना है, सिविल सर्विस नौकरी नहीं है। इसमें आप एक ऐसे क्राउड को रिप्रेजेंट करने वाले हो जिनकी लाइफ में आप एक बड़ा चेंज ला सकते हो, जो कोई और दूसरी नौकरी में नहीं होगा। तो लास्ट में यही है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप बहुत बड़े बन जाओगे। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए, बस यही मुझे थैंक यू लगता है। सो मच अजय, आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी आखिर क्या रही। ये संघर्ष से सफलता की कहानी बताइए। जी, संघर्ष का टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया। जैसा सबको पता है, 2019 का रिज़ल्ट 2023 के आखिर में आया। इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो खुद को मोटिवेटेड रखने का रहा है, जिसमें मेरे टीचर्स ने, मिश्रा सर, ऋषि सर ने बहुत साथ दिया। साथ ही परिवारजनों ने एकदम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे कि तुम अपनी लड़ाई करो, अपनी पढ़ाई करो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। तो जब घर वालों की तरफ से प्रेशर थोड़ा कम होता है तो शायद बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, और ख़ुद की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए इसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। किस पद पर चयनित हुई है आप? जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर चयनित हुई हूँ। कौन सी रैंक आई आपकी? रैंक्स मैम 35 है। विधा, कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं और बीच में से या तो ब्रेक कर देते हैं या फिर मौत के घाट उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आसान रहा नहीं है, लेकिन आप जैसे कई नवयुवकों को मैं देख रही हूँ जो इस राह को बड़े आसान तरीके से आप वहाँ तक पहुँच गई है, क्या कहेंगी वो? मैडम, जैसे मैंने पहले कहा कि मोटिवेशन और खुद में भरोसा रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर ये कोविड का डिले नहीं भी होता तो भी 1.5 साल का समय लगता ही है एक पेपर को पूरा होने में। तो उस टाइम पीरियड पे खुद को मोटिवेटेड रखना, इस बात का ध्यान रखना कि हमने ये जर्नी शुरू की थी, हमारे घर वालों के बारे में जो उनके सपने हैं हमारे से जुड़े हुए, उन उम्मीदों का ध्यान रखते हुए हमें इस बात पे अपनी पढ़ाई को बहुत ठीक तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और जो बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो अक्सर ऐसा कदम उठाते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम आगे छोड़ देते हैं या आगे कुछ और ऐसा घातक कदम उठा लेते हैं। उनसे बस मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हमें नहीं पता आगे क्या है, क्या सिर्फ या किस्मत हमसे सिर्फ मांग रही है कि एक कदम
और आगे सिर्फ आपकी सफलताएं ही सफलताएं हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ वो एक कदम बढ़ाने की और उस पर भरोसा रखने की, खुद पे भरोसा रखने की। विधा, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगी अब आगे। एजुकेशन में खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आता है। क्या सोचती है आप इस बारे में और कैसे इसको सुधार पाएंगे? एजुकेशन अभी मुझे जो लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, अगर उसको पूरी तरीके से अमल किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेवल पे और बहुत हद तक हमारे यहाँ जो शिक्षा में कमियां हैं, जो हमको इनडिस्क्रिपेंसीज दिखाई देती हैं बच्चों के उम्र में और उनके पढ़ने समझने के स्तर में, उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही एक समावेशित नीति की ज़रूरत है, जैसा मैं समझती हूँ, जिसमें शिक्षक, पालक, बच्चे, उनके दोस्त सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। विद्या, कितनी घंटे पढ़ाई करती थी आप और क्या सिर्फ कौटिल्य एकेडमी में कोचिंग क्लासेस करके ही आप इस रैंक तक पहुंच पाएंगे? जी, मैं सिर्फ कौटिल्य की ही स्टूडेंट रही हूँ और मेरी पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं, टारगेट के हिसाब से करती थी। तो घंटों में मैं बताने, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 5 घंटे में ही पूरा हो जाता है। तो टारगेट बेसिस पे कि हमको हमारा सिलेबस को टारगेट्स में डिवाइड करना है, हमको आज इतना ख़त्म करना है, इस वीक में इतना ख़त्म करना है, उस टारगेट बेसिस पे हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस ईजीली और टाइमली ख़त्म होगा। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सुन के मोटिवेट भी हो रहे हैं, आज उनके लिए क्या कहेंगे? यही कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने सोर्सेज ठीक रखिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। इस परीक्षा में रिवीजन आपकी सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, पढ़ के हम भूल जाते हैं। अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत काम देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया, बहुत बार रिवाइज़ किया है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। साथ ही खुद पर भरोसा रखिए और अपने उस ईश्वर पर भी भरोसा रखिए कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। थैंक यू सो मच विधा। पूरे साधना न्यूज़ के चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से कौटिल्य एकेडमी के जितने भी बच्चे जो चयनित हुए MPPSC की एग्ज़ाम्स में, उन लोगों ने बच्चों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने, कोई ऐसी व्यक्ति तो मिला जो डिप्टी कलेक्टर डबल पद पर, मतलब डबल डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत था। एक बार डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हो गया, दिन दोबारा दिया, दोबारा डिप्टी कलेक्टर, डबल डिप्टी कलेक्टर। कई ऐसे तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, कई ऐसे बच्चे थे जो अलग अलग पदों पर चयनित हुए हैं। लेकिन सभी का कहना एक था कि आप भगवान पर भरोसा रखें, आप अपने काम पर भरोसा रखें, आप पढ़ाई को घंटों में ना तोलें बल्कि टारगेट से पढ़ाई करें और इस सफलता को अर्जित करें। सिद्धांत जोशी जी मेरे साथ मौजूद है, आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने सारे विद्यार्थियों जो सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो अपना योगदान कैसे देते हैं। सबसे पहले साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको साधना न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से। जिस तरीके से कौटिल्य एकेडमी लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की जब भी बात होती है तो अधिकतर परीक्षार्थी जो चयन करके जाते हैं सिविल सर्विसेज में वो कौटिल्य एकेडमी के होते हैं। ये सब आप कैसे कर पाते हैं? थैंक यू इस परिचय के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेहनत और उस मेहनत के अनुरूप उनका प्रदर्शन और वो रिज़ल्ट, यही है जो कौटिल्य एकेडमी को स्पेशल बनाता है। रही बात टीम वर्क की, जो कौटिल्य के फैकल्टीज़ हैं, यहाँ के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, ये स्टूडेंट्स को एक एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें वो अपनी मेहनत को सही दिशा दे पाएँ। बस इतनी ही बात है, वो रिज़ल्ट का क्लिक होना और फिर रिज़ल्ट ही है जो बाकी चीज़ों पर करता है। तो इसलिए असली जो इस चीज़ के करता धरता स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है। बाकी टीम कौटिल्य अपने काम के लिए लगी रहती है। तो कितने बच्चों ने इस बार परीक्षा में चयनित हुए हैं और कितने बच्चे यहाँ से अब सिविल सर्विसेज के लिए और यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं? लगभग 550 के आसपास जो वैकेंसी थी उसके रिजल्ट में से 87% का रिजल्ट आया है। 13% विदहेल्ड है क्योंकि वो रिजर्वेशन वाले रीज़न की वजह से। और ये 19 की वो वैकेंसी है जिसको स्टूडेंट्स ने 5 साल तक जिया है। यहाँ बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि वो संघर्ष से लेकर रिज़ल्ट के लिए जितने प्रकार की उन्होंने एक्टिविटीज़ की, चाहे धरना प्रदर्शन हो, 4 बार रिज़ल्ट का रिव्यू होना हो, इस सब के बीच उन्होंने जो कर दिखाया है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। सिद्धांत जोशी सर कितने खुश होते हैं जब इस तरीके से कौटिल्य एकेडमी से बच्चे जगह जगह बाहर जाते हैं, जब उनका नाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आता है? निश्चित रूप से हमेशा एक खुशी का माहौल होता है क्योंकि ये वो जिम्मेदारी थी जिसको अगर आप ठीक से निभा लेते हैं तो ये पूरा का पूरा देश, समाज और व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक ऐसा अवसर है जहां हम साल भर इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आए और ये रिजल्ट तो हम पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। सर, कई बच्चों ने एग्ज़ाम्स तो दे दी, अब वो पद पे चयनित भी हो गए, पर वो कब उसको ज्वाइन करेंगे ये एक बड़ा सवाल है।
ये चूंकि अभी 13% रिजल्ट ड्यू है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ज्वाइनिंग बहुत जल्दी ही आने वाली है और इनका ट्रेनिंग जो है वो भोपाल में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, अब स्टूडेंट्स का काम एंजॉय करके अब जो ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो जो संघर्ष का काल था वो समाप्त हुआ, रिजल्ट्स आना बाकी है बस। इंदौर में कई कोचिंग क्लासेस चल रही है, पर कोटिल एकेडमी ऐसे कैसे टीचर्स को हायर करता है कि वहाँ पे इतने बच्चे के रिजल्ट्स पॉजिटिव वे में आते हैं और इतने सारे बच्चे जो कोटिल की रट लगाते हैं? तो आपका उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है और कितना संघर्ष रहता है? कहीं ना कहीं हैडेक भी होता होगा कि इस समय इतने बच्चों को चयनित होना ही है, क्योंकि कोटिल एक बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि कोई भी संस्थान या कोई भी टीचर अपने आप में ज़ीरो है जब तक सही स्टूडेंट्स वहाँ पर ना पहुँच जाएं। तो ये कौटिल्य एकेडमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन लोगों का है जो स्टूडेंट्स के रूप में अपने उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अपने सफलता के लिए लगातार प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। और जब वो सही तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं तो फिर बात सभी का होता है, चाहे वो इंदौर की बात हो, इंदौर का एक एजुकेशन हब के रूप में इस्टेब्लिश होना हो, क्योंकि इंदौर का कोई भी स्टूडेंट लोकलाइज है ही नहीं, लेकिन जो रिजल्ट है इंदौर से काउंट होता है। वैसे ही कौटिल्य एकेडमी से जुड़ा होना या टीचर्स का इंपॉर्टेंस होना ये सेकेंडरी है। पहला है काम सही स्टूडेंट्स का सही मेहनत करना, सही तरीके से वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयासरत होना और रिजल्ट को अचीव कर लेना। ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तब फिर एकेडमी शहर या इस व्यवस्था का नाम होता है। सर मेरा आखिरी सवाल, कई युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो हार जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, आज आप उन युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी वैकेंसी थी सिलेक्शन उतने ही लोगों का होगा। जैसे अगर 500 प्लस वैकेंसी है तो उतने ही सिलेक्शन होने हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने वाली संख्या लाखों में है। तो पहली बात तो आपको अपने प्रयास को प्रॉपर एफर्ट के साथ करना पड़ेगा ताकि आप उतने लोगों में चयनित हो सकें। दूसरा, अगर आप उस लेवल पे मेहनत नहीं कर पाए तो हिम्मत ना हारें, प्रयास करते रहेंगे। वैकेंसीज लगातार आ रही हैं और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इस फील्ड में नहीं कर पा रहे प्रदर्शन तो इसका मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, ये तो शुरुआत मात्र है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी किया है तो मुझे लगता है आप एक अच्छे इंसान तो बन ही रहे हैं। सिलेक्शन हो गया तो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप देश, व्यवस्था और समाज के लिए काम करेंगे। तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी फील्ड में रहें ईमानदारी से काम करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपके जॉब प्रोफाइल की बात हो। और अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाएगा। हिम्मत ना हारें, मेहनत पर लगे रहें। थैंक यू सो मच सिद्धांत सर। तो आपने सुना सिद्धांत जोशी जी को, वो किस तरीके से बता रहे थे कि बच्चे हिम्मत ना हारे, लगातार मेहनत करें, एक ना एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी।